सबसे पहले शोध संवाद से जुड़े सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को प्रमोद तिवारी का नमस्कार। मैं इस समय आप लोगों से गुजरात के गांधीनगर से जुड़ रहा हूँ। साथियों, इन दिनों वेबिनार बहुत प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं और सबके पास समय की कमी है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 30 से 40 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। और कुछ और भी परिस्थितियां हैं जिनके कारण बाद में कभी इसकी चर्चा होगी। हम लोगों ने आज का विषय लिया है लोक साहित्य और हिंदी बोलियां। आज का दिन कुछ खास है, तो मैं बात की शुरुआत आज के दिन से ही करूंगा। आप लोग जानते हैं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और एक फ़ोन बार बार आ रहा है। कुछ इमरजेंसी के कारण आज थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, लेकिन बात तो रखनी है और आप लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो व्यवधान बीच बीच में आता रहेगा, क्योंकि अस्पताल से फ़ोन आ रहा है और उसे हमें देखना है। थोड़ी सी मेरी एकाग्रता भी उससे भंग हो रही है, लेकिन खैर ये जीवन का एक पक्ष है और हम लोग जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जी रहे हैं, ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि 5 जून 2020 हर वर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और आज वह दिन है। यूँ तो हर साल मनाते थे, लेकिन दिनों दिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, तो आज का दिन कुछ खास है। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि आज कबीर दास जी की जयंती है और 5 जून को ही उनकी जयंती पड़ी है। हालांकि इसका 5 जून से सीधा सीधा संबंध नहीं है। संवत 1455 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल की जो पूर्णिमा की तिथि थी, उसी दिन कबीरदास जी का जन्म माना जाता है। और जब हम लोक की बात करें और कबीरदास का जिक्र ना आए, खासतौर से अगर हिंदी का विद्यार्थी बात करे, तो यह थोड़ा सा उचित नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को कबीरदास जी की जयंती की और विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लोक से पर्यावरण का रिश्ता इतना गहरा है कि मुझे लगा कि आज पर्यावरण दिवस की चर्चा इसलिए भी करना ज़रूरी है कि हमारा पर्यावरण से रिश्ता कैसा है और लोक का रिश्ता कैसा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज पर्यावरण दिवस है। केरल में जो हाथी के साथ दुर्घटना हुई है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही दुखद है। और ये एक घटना हमारे सामने आ गई तो हमें पता चला, ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं, कभी उनका हमें पता नहीं चलता है। प्रकृति के साथ लोक का जो रिश्ता है वो बहुत अलग तरह का रिश्ता है। वो उपभोग का रिश्ता नहीं है, अस्तित्व का रिश्ता है। प्रकृति हमारे लिए साधन जुटाती है, वो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करती है, वो हमें सुख देती है, एक पक्ष है। और प्रकृति है तो हम हैं। हम लोग यानी मनुष्य इस प्रकृति का एक बहुत ही छोटा सा, मतलब चींटी से भी छोटा टाइप का कर लें, एक छोटा सा हिस्सा है। और इस बात को उसको याद रखना चाहिए। ये अलग बात है कि मनुष्य ज़्यादातर इसको भूला रहता है, तो लोक इसको याद रखता है। लोक इसको अनेक रूपों में याद रखता है। ठीक है, न केवल वो चांद सूरज से ज़्यादा जुड़ता है, पौधों से, पानी से ज़्यादा जुड़ता है। जैसे मैंने कहा कि कबीर जी को ये याद करने का उसका तरीका है कि ज्येष्ठ मास की जब भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आए शुक्ल की, तो कबीर को याद कर लो। सिर्फ तिथि नहीं याद रखता है, वो चांद को याद रखता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है और लोक कैसे जुड़ता है और दिनों दिन हम लोग पर्यावरण से कैसे कटते जा रहे हैं, हमारे लिए
जानवर का होना एक मुसीबत का होना होता जा रहा है। इस पक्ष को लेते हुए बहुत पहले, करीब 10-12 साल पहले, घर नाम से एक कविता मैंने लिखी थी। मैंने सोचा कि आज पर्यावरण और लोक की चर्चा करते हुए यहीं से मैं शुरुआत करूंगा कि एक समय हाथी, चूहा, बंदर, बिल्ली से लेकर गिद्ध तक हमारे परिवार के अंग हुआ करते थे। मतलब गिद्धों से डर लगता था, बचपन में डराया जाता था कि वो आंखें निकाल लेंगे। पेड़ पर जब गिद्ध बैठते थे तो इतनी बड़ी संख्या में बैठते थे कि पूरा पेड़ ही गिद्ध बन जाता था। एक साथी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है। तो वो संबंध हमारा कैसे खत्म होता चला गया कि पहले ये सारे जो जीव थे, चाहे वो चूहा हो, मक्खी हो, मच्छर हो, बंदर हो, ये सब हमारे जीवन के अंग थे। तो छोटे से भरे पूरे घर के सदस्य थे ये सब, उतने ही जरूरी जितनी दादाजी या नीम की छां, उतने ही जरूरी जितना आम का टिकोरा या पड़ोस की भौजी की सब्जी भरी कटोरी। घर जो एक कुत्ते के बीमार होने से मुरझा जाता था, घर जिसमें गाय के न खाने पर दादी को फीकी लगती थी सब्जी, वह घर था जिसमें सभी सदस्यों के लिए होती थी पर्याप्त जगह। कुत्ते, बकरी, बिस्तुइया से लेकर आन गांव से आने वाले सारंगी बजाते बाबा तक के लिए, जिनका भय और आश्चर्य के साथ हम करते पीछा, जो ले जाते आटा, चावल और फटे पुराने कपड़े सारंगी की मधुर धुनों पर लाद कर। घनघोर गरीबी के दिन थे वे, घनघोर गरीबी के दिन थे वे, जब पाँव में चप्पल या देह पर साबुत कुर्ते का होना रिश्तेदारी में जाने की होती थी निशानी। गरीबी थी, गरीबी थी, पर अभाव न था। भावों से लबालब भरा रहता था पूरा घर, जहां पूंछ छोड़ भागती छिपकली और गर्म चिमटे की मार खाती बिल्ली। गरीबी थी, अभाव न था, भावों से लबालब भरा रहता पूरा घर, जहां पूंछ छोड़ भागती छिपकली और गर्म चिमटे की मार खाती बिल्ली हमेशा रहती तैयार अगले दिन आने के लिए। तो जीव जंतुओं से और प्रकृति से यह भी एक रिश्ता था, और एक आज का रिश्ता है कि हम बड़े से बड़े जानवर को दुश्मन मानते हैं और उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। बली सिंह सर मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। मैं नमस्कार करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। मुझे कहा जा रहा है आप नेटवर्क चेक कर लें। नेटवर्क तो मेरी तरफ से ठीक ही है, अगर पूरे गुजरात का नेटवर्क ख़राब हो जाए तो क्या कहूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो मैं फिर से शुरू कर दूंगा दोबारा काट करके। अगर आवाज़ आ रही हो तो एक बार अपनी बात मैसेज भेज दीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू करूं। तो अब हम लोग मूल विषय पर आ जाते हैं, लोक। और मैंने शुरू में कहा था कि हिंदी बोलियां, हालांकि बोली शब्द का प्रयोग मैं करना पसंद नहीं करता हूं, मैं उनको भाषाएं मानता हूं। तो बोलियों और अथवा भाषाओं या उपभाषाओं पर बात करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग लोक की करेंगे। लोक एक बहुअर्थी अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा जिसके बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। और सामान्य अर्थों में लोक को एक पुराना, थोड़ा पिछड़ा या दकियानुसी या अपरिमार्जित समाज या संस्कृति का सूचक माना जाता है। और लोक के समानांतर एक दूसरा पक्ष खड़ा होता है जिसको आप शास्त्र कह सकते हैं, सभ्य कह सकते हैं, शिष्टजन कह सकते हैं, सुजन कह सकते हैं। कुछ लोग वेद को भी लोक के सामने रखते हैं और इनको अच्छा माना जाता है, यानी एक को भदेश अपरिमार्जित माना जाता है
और एक को सगा संवरा माना जाता है। और ज़्यादातर लोक और शास्त्र का संबंध प्रतिपक्ष की तरह एक दूसरे के रखते हैं। इनका उपयोग इस तरह से किया जाता है। यानी अगर एक उदाहरण लेके मैं बात करूं तो झाड़ झंखाड़ से भरा, तरह तरह के पौधों से भरा जो एक जंगल जैसी चीज़ है वो लोक है। और एक सजी संवरी फुलवारी जिसमें एक एक फल का, पेड़ का कौन सी पत्ती कहाँ होगी इस चीज़ को आप तय कर लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत जो दिखता है उसको आप कह लीजिए कि वो सभ्य जन और शास्त्रीय जन से जुड़ा हुआ है। मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से अब साफ आ रही होगी। आ रही है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि शास्त्र शब्द बहुत अच्छा माना जाता है। लोक शब्द को तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है कई बार। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ज़्यादातर शब्दों में शास्त्र अथवा सुजन अथवा शिष्ट शब्द नहीं आता है। जैसे जो हमारा तंत्र है उसको शास्त्र तंत्र तो हम नहीं कहते हैं, हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकसभा नाम दिया गया है, शिष्ट सभा कह सकते थे, वहां तो बहुत पढ़े लिखे लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसको लोकसभा कहा गया। इसी तरह अगर किसी को बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग हों तो उनको हम सभ्य प्रिय नहीं कहते, हम लोकप्रिय कहते हैं। एक बहुत चर्चित नायक हुए जिनके पीछे देश खड़ा हो गया था, तो उनको सुजन नायक नहीं कहा गया, लोक नायक कहा गया। तो ये सारे शब्द तो ये बता रहे हैं ना कि लोक कुछ बहुत ही अलग तरह का शब्द है। लोक के प्रति चाह या लोक की मान्यता की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति करता है। सभी लोकप्रिय होना चाहते हैं और लोक के इतने अलग अलग रूप आते हैं। सिर्फ लोकतंत्र, लोकसभा, लोकप्रिय, लोकपाल नहीं, लोक मंगल से लेकर लोक धर्म तक, लोक व्यवहार से लेकर लोकापवाद, लोकाचार, लोकेश, लोकेशणा तक। और बाद में तो आप लोग जानते होंगे एक लोकायत दर्शन भी है। लोकनाथ, त्रिलोक, देवलोक, देवलोक, ये सारी चीज़ें शब्द चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोक शब्द ऐसा है जिसकी व्याप्ति बहुत ज़्यादा है। व्याप्ति यानी कि जिसके प्रसार, जिसकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा है। एक और शब्द जो अक्सर लोक के समकक्ष रखा जाता है और कई बार मैंने पढ़ा कि उसको विरोधी की तरह प्रयोग किया जाता है, हालांकि उचित नहीं है, कि एक और लोक है, एक और वेद है। अब लोक शब्द जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोक का मतलब ही होता है देखना, लोक जोड़ घय। अगर आप लोग आंचलिक शब्दों में जाएं तो भोजपुरी में किसी को दिखाई नहीं देता तो लोग कहते हैं लौकत नहीं खेका। ये लौकना शब्द हिंदी में हालांकि नहीं आया है, लेकिन भोजपुरी में खूब पर्याप्त प्रचलित शब्द है कि लौकना यानी देखना। तो हम लोग लोक को एक रूढ़ अर्थ में या सीमित अर्थ में जो प्रयुक्त होता है उससे हम लोग बाहर निकलेंगे और इसकी परंपरा से थोड़ा सा जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वेद जैसा कि आप लोग जानते हैं विद धातु से बना है और उसका मतलब है जानना। तो एक तरफ लोक यानी देखना, एक तरफ वेद यानी जानना। तो क्या देखना और जानना इन दोनों में कुछ फर्क है? और इसका एक बड़ा सुंदर प्रमाण आज जैसा मैंने कहा कबीर जयंती है तो कबीर का याद आना स्वाभाविक है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। एक तरफ कागज पर लिखा हुआ और एक तरफ आंखों का देखा हुआ। लोग आंखों के देखे हुए को ज्यादा महत्व देता है और शास्त्र कागज के लिखे हुए को, केवल उसी को नहीं लेकिन उसको महत्व ज्यादा देता है। बहुत बार लोक और वेद को जो विरोधी बताया जाता है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनको विरोधी की तरह मत देखिए। ये दोनों साथ चलने वाले, समानांतर चलने वाले दोनों पक्ष हैं।
और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि वेद में अगर आप पाएंगे पढ़ेंगे तो कि ऋग्वेद शास्त्र का सूचक है और अथर्ववेद लोक का सूचक है। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऋग्वेद और अथर्ववेद बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों संहिताओं में, दोनों वेदों में दो भिन्न संस्कृतियों का दर्शन होता है। ऋग्वेद में शिष्ट संस्कृति है, परिमार्जित संस्कृति की झलक मिलती है। अथर्ववेद थोड़ा जनजीवन से अधिक जुड़ता है, विचारों का धरातल उसका सामान्य जनजीवन का है। आप पाएंगे कि ऋग्वेद में यज्ञ यज्ञादि आदि का विधान किया गया है। अथर्ववेद में अंधविश्वास, टोना टोटका, जादू, मंत्र, इन सब की चर्चा होती है। तो इस प्रकार ऋग्वेद शिष्ट और संस्कृत जन से जुड़ रहा है, अथर्ववेद लोक संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत कर रही है। तो वेद दोनों हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो लोक और शास्त्र का रिश्ता है, ये दो परंपराएं हैं और इन दोनों परंपराओं को अगर हम देखेंगे तो ये बात तो आप लोग भी मानेंगे कि लोक पहले है, शास्त्र बाद में है। वेद के लिए वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत शब्द का प्रयोग होता है, उसके बाद लौकिक संस्कृत शब्द का प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की तुलना में नई है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। उससे घबराना नहीं है, मैं भी आप लोगों को कंफ्यूज करूंगा। तो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम थोड़े भ्रमित हों तो ये मान के चलें कि ठीक है, वो भ्रम निकलना चाहिए। कोई भी अंतिम सत्य जैसी चीज़ तो होती नहीं है। तो एक मान्यता यह है कि आर्यों के आगमन के पश्चात, अब ये अलग विवाद का विषय है कि आर्यों का आगमन हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन ये मान्यता कुछ लोगों की है कि दो परंपराओं में संघर्ष हुआ था। एक परंपरा, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है ना, बीच में कुछ समस्या आ गई थी। तो जो पार्थिव या भौतिक पर ज़्यादा बल देने वाली संस्कृति थी, परंपरा थी, और उसके लिए एक अलग दर्शन का प्रयोग हुआ था जिसको बाद में लोकायत दर्शन का शब्द का भी प्रयोग करते हैं। लोकेषु आयतः लोकायतः, चारवाक वगैरह से जोड़ करके इसको दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ वह परंपरा थी। हालांकि आगे चलकर इन दोनों को, लोक और वेद को जोड़ने की पर्याप्त कोशिशें हुई। तुलसीदास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनसे बहुत पहले से। एक मजेदार बात और मैं कहूँ कि कई जगहों पर लोक को स्त्री माना गया है। अब इस तर्ज पर मैं कहूं कि क्या वेद को पुरुष माना जाए? अब कुछ विद्वान लोग इसमें सहमत होंगे, नहीं भी होंगे। वेद को परिवार का सूचक माना गया है। आप में से अगर कोई मिथिला भाषी होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि जब मिथिला क्षेत्र में कोई आता जाता है, एक दूसरे से मिलता है, तो एक दूसरे की कुशलता पूछने के लिए कहता है कि लोक वेद सब कुशल छथि, यानी लोक और वेद सब ठीक ठाक हैं। इसका मतलब कि लोक यानी घर की स्त्री, वेद यानी परिवार, ये दोनों सकुशल हैं। यानी यहाँ आप देखिए कि लोक बिल्कुल भिन्न अर्थ में आ रहा है, स्त्री के अर्थ में आ रहा है, और वेद जो है वो पुरुष और परिवार के अर्थ में आ रहा है। लेकिन लोक और वेद को, दोनों को साधने की बात, दोनों से जुड़ने की बात अक्सर की गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। अनेक ऐसी चौपाइयाँ हैं जहाँ दोनों को आपस में जोड़ने की बात की जाती है। मैं इनके संबंध को और इनके बीच के द्वंद्व को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, आनंद कृष्ण जी की बात सही है कि ऋग्वेद अथर्ववेद से अधिक पुराना है। तो क्या विकास का क्रम शिष्ट से लोक की ओर हुआ है? नहीं, हमेशा लोक से शिष्ट की ओर जाते हैं, लेकिन लोक से चुने हुए गुलदस्ते को शिष्ट के रूप में आप एक जगह प्रस्तुत कर दें तो वो पहले नज़र आएगा। और अभी मैं जो आगे बात कर रहा हूँ उसकी चर्चा में शायद आपकी बातें आ जाएंगी, हम लोग प्रश्नों को भी ले लेंगे। ये
अपने आप प्रश्न नीचे के आ नहीं रहे हैं, पहले ऊपर जहाँ आ रहा है वहीं रुका रह जा रहा है। तो थोड़ी सी कुछ तकनीकी समस्या हो गई। जैसा कि हमने कहा कि लोक पहले है, शास्त्र बाद में है, लेकिन शास्त्र केंद्रीय होता है। क्यों केंद्रीय होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लोग आपस में बातचीत करते हैं कि व्यक्ति विशेष ने लोक और शास्त्र को तो साधा ही है, यह भी कहा जाता है कि उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को साधा है, कि मैं शस्त्र का नहीं शास्त्र का पूजक हूं। अर्थ होता है कि लड़ाई झगड़े का नहीं, ज्ञान का पक्षधर हूं। ये मेरी निजी राय है कि शस्त्र और शास्त्र में केवल ध्वनि साम्य नहीं है, बल्कि चरित्र में भी थोड़ी समानता है। शास्त्र का संबंध शास्त्रार्थ से, बहस से, एक तरह की जीत और हार से जुड़ता है, और शास्त्र का संबंध सत्ता से जुड़ता है। तो सत्ता की मजबूरी होती है कि वह शस्त्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। बीच बीच में आप लोगों का कुछ कटा कटा सा दिख रहा है, अगर कहीं समस्या आए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आवाज़ साफ आ रही है या कट गया है। मैं ये कह रहा था कि शास्त्र में जीत हार, शास्त्रार्थ, बहस ज़्यादा केंद्रीय होता है, और चूंकि शास्त्र का एक संबंध सत्ता से जुड़ता है, और सत्ता की यह मजबूरी होती है कि वह बहुत दिनों तक शस्त्र से दूर नहीं रह सकती। वह शस्त्र तलवार बंदूक के रूप में हो, या बाजार के रूप में हो, या मीडिया के रूप में हो, या किसी और रूप में हो, ताकत वो होती है, और शास्त्र उस ताकत से, उस सत्ता से जुड़ता है। शास्त्र के मूल में ही शास धातु है, जो शासन प्रशासन है, और शासन प्रशासन बिना बल प्रयोग के नहीं चलता, ये अक्सर हम लोगों को समझाया जाता है। तो शस्त्र शास्त्र के रक्षक की भूमिका में रहता है, और वो उसको विशिष्ट बनाता है। शास्त्र हमेशा अलगाव की एक सीमा लेकर खड़ा होता है। जैसे ही आप शिष्ट बनेंगे, आप भिन्नता की तरफ जाएंगे, आप भेद की तरफ जाएंगे, आप जनसामान्य से थोड़ा कटेंगे। जबकि लोक की पहली पहचान है कि वो जनसामान्य से के बगैर चल ही नहीं सकता, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, वो लोक से जुड़कर ही आगे बढ़ा रहेगा। तो शास्त्र और लोक एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, इसके बावजूद दोनों के चरित्र में एक भिन्नता है। इसके कारण शास्त्र और लोक में ठनी रहती है। अब इसके अलावे एक और भी है कि दोनों के सौंदर्य बोध में, या कह लीजिए वैचारिक दृष्टि में भी फर्क है। शास्त्र का मानक थोड़ा अलग होता है, लोक का मानक अलग होता है। हम उन मानकों पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, और बोलियों की तरफ आएंगे या भाषाओं की तरफ आएंगे। ये सौंदर्यबोध कैसे अलग है? सौंदर्यबोध इसलिए अलग हो जाता है कि जब आपका किसी मिट्टी से अथवा जमीन से दूरी बढ़ेगी, तो दूरी के साथ साथ दूसरी चीजें भी आएंगी। जैसे एक उदाहरण ले लूं मैं, मिट्टी और गोबर, इन दोनों में ही लोग न केवल खूबसूरती देखता है बल्कि खुशबू भी देखता है। शिष्ट समाज इन दोनों में ही गंदगी और बदबू देखता है। अब एक ही चीज एक साथ सुंदर और बदबूदार दोनों तो नहीं हो सकती ना। तो ये सौंदर्य दृष्टि का फर्क आ गया कि नहीं, हमारे घर में मिट्टी से लिपना एक तरफ चल रहा है, और एक तरफ है कि मिट्टी का कण नहीं आना चाहिए, साफ सुथरा एकदम। सफाई का मतलब ही होगा कि मिट्टी ना आने पाए। ऐसे ही लोक के लिए बहुत सारे ऐसी शब्दावली है जिसको आप अश्लील कह सकते हैं, भदेश कह सकते हैं, और वो दिन में रोजमर्रा के समय में लगातार उपयोग होता रहता है। दूसरी तरफ शास्त्र के लिए वो शब्द वर्जित हो जाते हैं। तो लोक के लिए बहुरूपता समस्या नहीं है,
लेकिन शास्त्र के लिए है। शास्त्र एकरूपता की तरफ जाएगा, और कई बार एकरूपता जरूरी भी होती है। अगर आपको प्रशासनिक शब्दावली बनानी है तो एक ही चीज़ के 10 नाम लेके आप नहीं चल सकते, उससे एक अराजकता की स्थिति होगी। तो वो एक पक्ष है, लेकिन उस पक्ष के अलावे यह भी एक बात है कि शास्त्र में थोड़ी सी एक ठसक की भावना होती है, विशिष्ट की भावना होती है। और भले ही लोक और शास्त्र एक दूसरे से प्रेरणा लें, यानी लोक के लिए शास्त्र एक रोल मॉडल होता है, वो हमेशा शास्त्र के जैसा बनना चाहता है, जबकि शास्त्र लोक को दुत्कारता भी है और ताजगी के लिए उसी लोक के पास जाता भी है। पूरी दुनिया की कविताएं और साहित्य इस बात के प्रमाण देते हैं कि जब उसमें रूढ़ी आ जाती है, उसमें पुरानापन आ जाता है, तो ताजगी के लिए वो लोग नई ऊर्जा के लिए लोक के पास जाते हैं। तो लोक और शास्त्र को इसमें बल्कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग से जुड़े कुछ शोधार्थियों का भी मेरे पास फ़ोन आया था, शायद आप लोगों का विज्ञापन देख करके बनारस से आया था। एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मैं आप लोगों के लिए कुछ किताबें लेके बैठा था, पता नहीं ये उल्टी दिखेगी। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इसका 17 भागों में ये प्रकाशित हुआ था। देख के आपको लग जा रहा होगा, मोटी ताजी किताब है। इसका 16वां खंड जो है वो लोक साहित्य पर केंद्रित है, और इस खंड का प्रकाशन संपादन करने वाला काम जो था वो राहुल सांकृत्यायन जैसे महापंडित ने किया था, और उनके साथ कृष्णदेव उपाध्याय थे इस खंड के संपादक। तो इन दो लोगों ने मिल के इसको बनाया था। बाकी इस पूरे बृहत इतिहास के संपादन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तमाम लोग शामिल थे। तो द्विवेदी जी का कथन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, जो लोक को लेकर के उन्होंने कहा था। द्विवेदी जी ये लिखते हैं कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है। ये भ्रम होता है कि गांव का मतलब लोक हो गया, देहात का मतलब लोक हो गया, शहर का मतलब लोक नहीं होगा। शहर भी लोक हो सकता है। तो लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं, और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं। ये द्विवेदी जी का कथन है, और इस कथन को मैं थोड़ा विस्तार से अलग अलग पक्षों को मैं रखूंगा। हम लोग कुछ बिंदुओं को लेकर लोक को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे लोक, कहाँ तक लोक रहता है और कहाँ से वो शास्त्र शुरू हो जाता है। जैसे तुलसी लोक के भी हैं, शास्त्र के भी हैं, तो क्यों वो लोक के हैं और कैसे हम जानेंगे कि वो कहाँ लोक के हैं और कहाँ शास्त्र के हैं। एक बात तो यही है कि एक शब्द है ऑथर, ऑथर यानी लेखक, और लेखक जब आता है तो इससे जुड़ा एक और शब्द आता है अथॉरिटी। ऑथर और अथॉरिटी यानी लेखक और लेखक के एक ब्रांड होने का आत्मविश्वास या जो भी कह लीजिए। तो एक पक्ष ऐसे लोगों का है जिसका संबंध शास्त्र से ज़्यादा जुड़ता है कि वो ऑथर और अथॉरिटी को महत्व देते हैं। दूसरी तरफ एक कोई लेखक नहीं होता है बल्कि समूह होता है, और समूह जब भी होगा तो वहाँ पर एक अलग प्रक्रिया चलती है। वहाँ लेखक है ही नहीं, लेखक गायब है। तो दो चीज़ों को मैं द्वैत के रूप में अगर कहूँ तो एक तरफ वैशिष्ट है, एक तरफ सामान्य है, एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ समूह है, एक तरफ अलगाव अथवा भिन्नता है, एक तरफ सम्मिलन है। ये सारी चीज़ें मिल करके तय करती हैं कि आप लोक के साथ खड़े हैं कि शास्त्र के साथ खड़े हैं। लोक बड़ा होता है, विराट होता है, शास्त्र परिमार्जित होता है।
भक्ति काल का हम एक उदाहरण लेते हैं। ये बातें जब मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल विरोधी हैं। ये विरोधी होके भी एक दूसरे के पूरक है। लोक और शास्त्र में आवाजाही लगी रहती है, यानी लोक की चीजें शास्त्र में आती हैं, शास्त्र की चीजें लोक में जाती हैं, लोक शास्त्र बन जाता है। जैसे भक्ति काल के जितने कवि हैं, आप बिल्कुल शुरू में ले लीजिए, विद्यापति से लेकर और कबीर, सूरदास जैसे, ये सारे के सारे लोक के कवि हैं और इन्होंने लोक भाषा में अद्भुत कविताएं लिखी। और ये भी गौर करने की बात है कि चूंकि आज हम लोग हिंदी की भाषाओं पर बात कर रहे हैं, हिंदी की उपभाषाओं पर, ये ज़्यादातर कवि एक एक जो भी बड़ा कवि हो उसकी अपनी एक खास भाषा है। जैसे विद्यापति मैथिली के कवि हो गए, कबीर रैदास भोजपुरी के कवि हो गए, सूरदास ब्रज के हो गए, मीरा राजस्थानी की हो गई, जयसी तुलसीदास अवधी के हो गए। और केवल यही नहीं, अगर आप दूसरी भाषाओं में जाएं तो शंकर देव जैसे कवि जो है असमिया के कवि हैं और असमिया भाषा को गजब की प्रतिष्ठा देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये सारे रचनाकार लोक के कवि थे, लोक भाषा में बात कर रहे थे, लोक परंपराओं को सामने ला रहे थे। लेकिन आज हम जब सिलेबस में इनको पढ़ते हैं तो ये एक शास्त्रीय कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग शास्त्र जानते नहीं थे। तुलसीदास से बड़ा शास्त्र का ज्ञाता कौन होगा? कबीरदास जो कि लोक से ज़्यादा जुड़ते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत सारी चीज़ें बाद में शास्त्र बन गए, उनके नाम पे पंथ बन गए। तो ये रचनाकार लोक के भी हैं और शास्त्र के भी हैं, दोनों परंपराओं को साधते हैं। अगर आप तुलसीदास को याद करें तो लोक परंपराओं के साथ साथ लोक की भाषा, उसके छंद और अन्य स्तरों पर भी लोक की जितनी ऊर्जावान परंपराएं हैं उन सब को तुलसीदास ने रामचरितमानस में और अन्य रचनाओं में समेटा है। अब नाछू जो है, सीता का रामलला नाछू से लेकर के और दूसरी जो उनकी पुस्तकें, उनमें आप इसको देख सकते हैं। लोक की स्वीकृति का दूसरा पक्ष यह है कि जब किसी रचना को लोक में बहुत अधिक प्रतिष्ठा मिल जाती है तो धीरे धीरे शास्त्र उसको अपनी तरफ लेना चाहता है, उसे मान्यता देना शुरू करता है और उसको अपने भीतर समाहित कर लेता है। जैसे एक समय खुद तुलसीदास को उपेक्षा सहनी पड़ी, कबीर को, रैदास को शास्त्रीय कवि नहीं माना गया, लेकिन जब इसको सैकड़ों वर्षों तक लोगों ने बहुत अपना माना, तब शास्त्र को भी लगा कि नहीं, ये हमारे कवि हैं। अब यहीं से हम भाषाओं की तरफ थोड़ा बढ़ें, क्योंकि समय कम है और आज नेट डिस्टर्ब भी है। जो मैंने कहा था वो आधे घंटे तो हो ही चले हैं। अब उन सवालों की तरफ मैं चलता हूं दोस्तों कि लोक भाषाएं जिनको हम कहते हैं, जैसे अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, ब्रज है, इन सबको हम लोग लोक की बोलियां या ऐसे कहते हैं। 1850 ईस्वी से तक का साहित्य अलग है, 1850 ईस्वी के बाद का साहित्य थोड़ा अलग हो जाता है। और हिंदी साहित्य के साथ दिक्कत यह है कि हिंदी साहित्य अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों से भरा हुआ है और हमारे आलोचक और इतिहासकार उन अंतर्विरोधों को जितना दूर करने के लिए श्रम करना चाहिए था, उस हद तक श्रम किया नहीं गया। निश्चित रूप से इस पर बात हुई है। शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी साहित्य का 80 वर्ष लिखा, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में बहुत व्यवस्थित ढंग से बातें की, लेकिन जितने बड़े क्षेत्र की भाषा हिंदी थी वो अंतर्विरोध छुप नहीं सके और वो अंतर्विरोध अभी भी ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। जैसे 1850 से पहले इन सारी लोक भाषाओं के कवि हिंदी के कवि थे। अचानक एक खास डेट के बाद वे गैर हो गए, वो हिंदी के कवि नहीं रह गए। यानी 1850 के बाद अब ब्रज के, अवधी के, भोजपुरी के कवि अब हिंदी के कवि नहीं माने जाएंगे, उनको हिंदी के भीतर गणना नहीं की जाएगी, उनको पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाएगा। 1850 से पहले ये सारी भाषाएं थीं, अवधी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, मैथिली भाषा थी। 1850 के बाद ये सब की सब बोलियां हो गई और जो एक बोली थी जिसे आप लोग खड़ी बोली के रूप में जानते थे, वो अचानक भाषा बन गई।
तो ब्रज भाषा बोली हो गई और हिंदी बोली भाषा बन गई। निश्चित रूप से हमारे समय की ज़रूरत थी कि हमें पूरे देश के लिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी, तो हिंदी भाषा को बनाना था, बात उसकी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ज़रूर आया कि अचानक एक भरा पूरा साहित्य, जनजीवन से जुड़ा हुआ साहित्य हिंदी से दूर हो गया। यानी राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही वगैरह के जो लेखक थे, उन लेखकों का साहित्य, और वो लेखक इतने बड़े बड़े कई लेखक थे कि अपने जनजीवन में बहुत रचे बसे धंसे हुए लेखक थे, उनका साहित्य दूर होता चला गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदी एक स्तर पर, खासतौर से आज़ादी के बाद, बहुत सक्षम हुई, देश विदेश में फैली। हम ये इस बात पे खुश हो सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों की भाषा है, हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा आदान प्रदान की भाषा है, मीडिया की भाषा है, संचार की भाषा है। लेकिन साहित्य की दृष्टि से देखें तो हिंदी बहुत बड़ी भाषा नहीं है। हिंदी की किताबें कितनी छपती हैं, हिंदी के पाठक कितने हैं? अगर पाठ्यक्रम से हिंदी को हटा दिया जाए और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, जो कि कहीं के किसी भी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में हिंदी जरूर पढ़ाई जाती है, तो हिंदी के पाठक कितने बचेंगे? आम जन आज भी हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में कितना अंगीकार करता है? और ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि कोई भी भाषा सिर्फ सत्ता के कारण और शास्त्र के कारण महत्वपूर्ण भाषा नहीं बनती है। उस भाषा को लोक ने कितना स्वीकार किया है, स्त्रियों के कंठ में वो कितना बसती है, बच्चों के गीतों में कितना वो पहुंचती है, इससे तय होता है कि वो भाषा जनजीवन में कितनी रची बसी है। जैसे राजस्थान से लेकर मिथिला तक आप चले जाइए, स्त्रियां किस भाषा में गीत गाती हैं? अगर वो हिंदी में गीत गाती हैं तो मैं मान लूंगा कि हिंदी सब जगह रची बसी भाषा है। बच्चे जब खेल खेल रहे होते हैं, माँ जब उनको लोरी सुना रही होती है, तो किस भाषा में सुना रही होती है? अब ये जो बात है, पुष्पा जी ने कहा कि कौन से कारण थे जिसके कारण भाषाएं बोलियां कहलाने लगी। एक तो सीधा सा कारण ये था कि हमें एक राष्ट्रीय भाषा की ज़रूरत थी और हमारे नेताओं ने ये मिलकर तय किया कि हमें एक ऐसी भाषा की ज़रूरत है जिससे में पूरा देश संवाद करे। और उस भाषा की कमी को हिंदी कह लीजिए, उर्दू कह लीजिए, दक्कनी कह लीजिए, हिंदवी कह लीजिए, उस समय की वही एक भाषा थी जो उसको पूरा करती थी। दिक्कत ये नहीं थी कि उसको पूरा करने में कोई आपत्ति थी, समस्या वहाँ शुरू हुई कि उसके बाद बाकी सब भाषाओं को हम लोगों ने लगभग हाशिए पर डाल दिया, उनको एक तरह से छोड़ दिया, उनके रचनाकारों को, उन बोलियों का प्रयोग करने वालों को, कि आप उनको छोड़ दीजिए और हिंदी को स्वीकार कर लीजिए। और हिंदी और उन भाषाओं में इतनी भी निकटता नहीं थी कि तत्काल उसको छोड़ करके और हिंदी को स्वीकार कर लिया जाता। अब वो एक अलग बहस का विषय है, और रामविलास शर्मा ने एक लंबा लेख लिखा था 1950 के करीब, 1949-50 के हिंदुस्तान में छपा था, हिंदी और मैथिली। और उसी के कुछ समय बाद, 15 दिन के बाद, बाबा नागार्जुन ने एक लेख उसी अखबार में लिखा, हिंदुस्तान में ही, मैथिली और हिंदी। और एक ने बताया कि हिंदी और मैथिली में कोई फ़र्क नहीं है, और दूसरे ने बताया कि मैथिली और हिंदी में बहुत फ़र्क है। तो जो बात मैथिली के लिए कही गई वही बात आप अवधी के लिए, राजस्थानी के लिए, भोजपुरी के लिए, छत्तीसगढ़ी के लिए, मगही के लिए, बघेली के लिए कह सकते हैं। इसका एक नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ जिसकी भरपाई बहुत बाद में की गई। आप लोगों की जानकारी के लिए एक किताब और मैं दिखाऊंगा। और केंद्रीय हिंदी संस्थान ने एक किताब निकाली और एक परियोजना चलाई। इस परियोजना का नाम है हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना। और इस परियोजना की पहली पुस्तक यह है जिसका नाम है भोजपुरी हिंदी इंग्लिश लोक शब्दकोश। इस किताब को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसी 48 किताबें, 48 बुक्स अभी और आपके हाथों में आने वाली हैं।
ये एक किताब प्रकाशित हो गई 2009 में, इसका संस्करण प्रकाशित हुआ था। हाँ, 2009 में प्रथम संस्करण आ गया इसका। और इसके अतिरिक्त ब्रज, राजस्थानी, अवधी, बुंदेली, हरियाणवी, गढ़वाली इनके या तो प्रकाशित होने के लिए तैयार हो गए हैं या प्रकाशित होने वाले हैं या हो भी चुके होंगे अगर पूरी सूचना मिले किसी को। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान और बाकी विद्वानों ने मिलकर ये पाया कि जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं उस हिंदी भाषा की 48 बोलियां हैं। उस 48 बोलियों में सबका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और ये बोलियां 1997 में प्रकाशित 1991 की जनगणना के अनुसार, जो भारत सरकार जनगणना करती है, उसकी भाषा वैज्ञानिक मानचित्रावली के आधार पर तय किया गया। मैं सिर्फ नाम आप लोगों को पढ़ के एक बार सुना देता हूँ 48 बोलियों की, और उनको बोलियां नहीं, मैं उपभाषाएं और भाषाएं कहूँगा, और केंद्रीय हिंदी संस्थान भी उनको उपभाषाएं मानता है। वो 48 बोलियों का नाम या भाषाओं का नाम इसलिए जानना जरूरी है कि हम लोग अक्सर ये मान के चलते हैं कि हिंदी की बोलियां अपना कुछ खास वजूद नहीं रखती। अगर उनका अलग अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, तो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था उन सब के इतना महत्व क्यों दे रही है कि उनके शब्दों को बचाने, उसकी संस्कृति को बचाने, उसके मुहावरों को बचाने के लिए इतने बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। तो जिन 48 भाषाओं का जिक्र केंद्रीय संस्थान ने किया है उनमें हैं अवधी, बघेली, राजस्थानी, बंजारी, मेवाड़ी, मेवानी, बाड़मेरी या गद्दी, बाड़मौड़ी, गद्दी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, नागपुरिया, निमाड़ी, चंबेली, छत्तीसगढ़ी, छुड़ाही, ढूंढाड़ी, पहाड़ी, पंचपरगनिया, गढ़वाली, हाड़ौती, हरियाणवी, हिंदी, पंगवाली, पवारी, जौनसारी, कांगड़ी, खैरारी, खोरठा, राजस्थानी, सादरी या सदान भी जिसको कहते हैं, कुलवी, कुमाऊनी, कुरमाली, लबानी, सानोरी, सिरमौरी, लंबाड़ी, लड़िया, लोधी, मगही, सोड़वारी, सुगाली, मैथिली, मालवी, मांडली, मारवाड़ी, सरगुजिया, सूरजपुरी। ये 48 भाषाएं भारत के जनगणना विभाग के द्वारा तय की गई हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि 18 उपभाषाओं को हिंदी की बोलियां कहकर अलग से रेखांकित किया जाता है, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी में 3 का विशेष नाम लिया जाता है, जिसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही की, लेकिन उसके अलावे अगर आप चले जाएं तो वज्जिका भी है और दूसरी भी और भाषाएं, उपभाषाएं हैं, उनका भी जिक्र कुछ लोग करते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है और इसके समृद्धि के कई स्तर हैं। हिंदी अपने आप को उससे काटती चली गई। पाठ्यक्रम में कुछ खास रचनाकारों को रखने के कारण और इसके मतलब अगर मैं बिंब को लेकर के बात करूं तो स्थिति यही है कि एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ हम 2-4 तालाबों के पानी को बोल दें कि बस हमारे पास इतना ही पानी है। तो ठीक है कि आप ये कह लीजिए कि समंदर का प्रतिनिधि वह तालाब है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे छूटता चला जाता है। जिस शब्दकोश की और बृहत इतिहास की मैं बात कर रहा था, इसमें पंजाबी और बाकी भाषाओं के साथ साथ लोक साहित्य के अंतर्गत करीब 20 हिंदी के उपभाषाओं का जिक्र किया गया है और उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है। यह दुर्भाग्य है कि यह खंड ज़्यादातर अप्राप्य है और दोबारा इसका पुनर्प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका अध्ययन जरूर करें और इसके अध्ययन से लोक की जो बेहतरीन छवि है और लोक की समृद्धि है उससे भी आपका परिचय होगा। अब मैं संक्षेप में ही सही, चूँकि बीच में व्यवधान भी आया, तो मैं 5-10 मिनट और लेकर के आप लोगों से लोक की उन विशेषताओं की चर्चा करना चाहता हूँ जिसके कारण लोक विशिष्ट है या लोक के पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए।
और मैं 4-5 बिंदु के रूप में आपके सामने इसे रख रहा हूँ। और इसके पहली विशेषता तो वही है जिसको आज हम पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं, प्रकृति से लोग का संबंध। यानी जो प्रकृति से साझेदारी है लोग की, वो शिष्ट की तुलना में हमेशा से ज़्यादा रही है। अगर मुझसे कोई कहे कि लोक जीवन को कोई और नाम दिया जाए तो वो प्राकृतिक जीवन होगा। और ऐसा क्यों हुआ कि एक बहुत बड़ा तथाकथित सभ्य समुदाय प्रकृति को अपना विपक्ष मानने लगा, दुश्मन मानने लगा और प्रकृति पर कब्जा जमाने की बात करने लगा। लोक की विशेषता यह है कि वो प्रकृति पर कब्जा जमाने की बात नहीं करता, वो लोक के साथ सहजीविता में यकीन रखता है। और लोग केवल खेती किसानी और गांव से जुड़ी संस्कृति का नाम नहीं है, वह एक जीवन शैली है, प्रकृति से जुड़ी हुई जीवन शैली है। आप गांव में रहें या शहर में रहें, जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि महानगर में रह रहा कोई व्यक्ति आंगन बचाने की बात करता है, आंगन में एक पेड़ लगाने की बात करता है, तो लोग के करीब जा रहा है, उसके भीतर लोग जिंदा है। क्योंकि आंगन केवल एक खाली जगह तो नहीं होती है ना, आंगन में एक खुला आकाश भरा रहता है जहाँ चांद सूरज हाजिरी लगा रहते हैं, जहाँ पर खुली जगह में पक्षी आते हैं, चींटी गिलहरी वगैरह वगैरह आते हैं, और उन सब के लिए एक जगह बनती है। यानी प्रकृति से आपका संबंध बनेगा। शहर में रहते रहते हमें यही नहीं मालूम कि कौन सी आज चांद तीज है कि चौथ है कि पंचमी है कि एकादशी है कि द्वादशी है। लोक में जाइएगा तो आपको अभी भी अपनी माताजी से दादी से बात करिए तो वो तिथियों को जरूर याद रखेंगे, चांद के माध्यम से, दूसरे माध्यम से याद करेंगे। तो प्रकृति से जो लोक की निकटता है और वो एक जीवन दृष्टि है, वो एक जीवन शैली है प्रकृति से और जीव जंतुओं से। दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष जो आपको लोक के करीब ले जाता है उसका नाम है श्रम। श्रम यानी मेहनत, जिसको आप दूसरी भाषाओं में जाएंगे तो जांगर कहा जाता है, जांगर का सुख। तो लोक को समझने का एक बहुत ही आसान रास्ता श्रम है। श्रम केवल काम करना नहीं है, श्रम अपने आप में पूरा जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन इस रूप में है कि जब आप श्रम से जुड़ते हैं तो आपको दुनिया को देखने की दृष्टि बदल जाती है। यानी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने श्रम से जुड़ना, हम घर का काम कर लेना, ये एक बात है। श्रम के प्रति, मेहनत के प्रति आपका नजरिया कैसा है। मैं अगर ये कहूं कि श्रम के आधार पर आप पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वह समाज है, ऐसे लोग हैं जो श्रम का और श्रमिकों का सम्मान करते हैं, जो श्रम को एंजॉय करते हैं, उसे अपने गीत संगीत त्योहार से, संस्कार से जोड़ते हैं, उसको उत्सव से जोड़ते हैं। एक दूसरा समाज है जो श्रम को घृणा की नज़र से देखता है, श्रम करने वालों को छोटा मानता है और उन्हें पिछड़ा मान करके चलता है कि जो मेहनत कर रहा है वो लोग तो थोड़े निचले दर्जे के लोग हैं। और इस समाज की पूरी कोशिश यह रहती है कि दूसरों की मेहनत का हम कैसे उपयोग कर लें। और ऐसे ज़्यादातर लोगों को मैं मानवता विरोधी और प्रकृति विरोधी मानता हूँ। जितना आप श्रम के करीब जाएंगे उतना प्रकृति के करीब जाएंगे, जितना आप मेहनत से दूर जाएंगे उतना ही आप प्रकृति से भी कटते चले जाएंगे। और दुनिया का इतिहास श्रम पर अधिकार जमाने का इतिहास रहा। इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत खून बहा है। जो लोग श्रम का शोषण करना चाहते हैं और वह लोग जो श्रम को एक तरह से महत्व देते हैं और खुद श्रम करना जानते हैं, इसको लेकर के दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है। अब उसके बाद वो पूंजी वगैरह का जिक्र आएगा, वो एक अलग वर्ग की अवधारणा पर मैं बात आज नहीं करूँगा। एक दो और छोटी मुद्दों की चर्चा करके मैं बात समाप्त करूँगा कि लोक की एक विशेषता यह है कि उसमें अहम नहीं होगा। मतलब लोक को समझने का रास्ता मैं की उस सकरी गली से होकर नहीं, हम के हाईवे से होकर गुजरता है। वहाँ पर मैं नहीं है, हम है। भोजपुरी भाषा में तो मैं शब्द ही नहीं होता है, सिर्फ हम ही होता है। यानी जो भी बात होगी वो सबकी होगी। राम जी के चिरई, राम जी के खेत, खा ले चिरई भर भर पेट, मेरा क्या है, तुम्हारा ही सब कुछ है, सवै धन गोपाल के, ये सूरदास जी कहते हैं।
या पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि सूरदास का है कि किसका है, लेकिन सबे धन गोपाल के ये एक मुहावरे की तरह प्रयुक्त होता है। तो सब कुछ को समाज को सौंप देना और उसी में अपने चीज़ें भी डालते जाना। आज जब हम लोग एक एक पंक्ति पर अपने नाम की मोहर लगाते हैं, ये मेरी बात है, ये मेरा लिखा हुआ है, अब सोचिए कि अपनी ज़िंदगी की पूरी मेहनत को, पूरे जीवन से मिले हुए अंश को समाज को और लोगों के नाम पर सौंप देना या किसी पुराने कवि के नाम पर लिख करके चले जाना, ये मामूली बात नहीं है। मैं ये बता रहा था कि किस प्रकार लोग अपनी सारी चीज़ों को समूह को सौंप देता है, अहम उसके पास नहीं होता, ये मेरा है, इस पर मेरा ही अधिकार है। इस प्रवृत्ति से आगे निकलकर आपको सबके पास पहुंचना होता है। मैं बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो एक तरफ अहम का विलोप करना, सिर्फ मेरा नहीं है, सबका है, ये प्रकृति सबकी है, ये धरती सबकी है, और जो ज्ञान है वो ज्ञान भी सिर्फ मेरा नहीं है, वो भी सभी का है। इसीलिए आप पाएंगे कि कबीर के नाम पर सैकड़ों पद रचे गए, ऐसे पद रचे गए कि हरि ने ऐसी रेल चलाई। अब कबीर के ज़माने में रेल नहीं चलती थी, लेकिन लोगों ने रेल चला दिया। और भी ऐसे बहुत पद मिल सकते हैं जिनको आप प्रक्षिप्त अंश कहते हैं। तो एक तरफ अहम नहीं है, दूसरी तरफ सामूहिकता। जब अहम नहीं होगा तो लोगों से जुड़ने में आपको समस्या नहीं आएगी। लोग कदम कदम पर समूह को लेकर चलता है, वह चाहे खुशी का अवसर हो या दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, कोई संस्कार हो या त्यौहार हो, खेल हो, किसी भी प्रकार का काम हो, उस सामूहिकता के बगैर काम नहीं चलेगा। लोग के प्रत्येक काम में समूह मौजूद रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें ईर्ष्या नहीं होती, आपस में खींचातानी नहीं होती, चुगली नहीं होती, निंदा नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग समूह के साथ ईर्ष्या रखते हुए, निंदा करते हुए, गाते बजाते हुए, हंसी ठट्ठा करते हुए जुड़ा रहेगा। यानी बहू सास की निंदा भी करेगी और उसके बुजुर्ग होने पर, बूढ़ा होने के अंतिम क्षण तक उसकी सेवा भी करेगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई भी करेगा, उससे झगड़ा भी करेगा, एक आध बार मारपीट भी करेगा, लेकिन जब वो मुसीबत में होगा तो सारी चीज़ें भूल कर उसका सहयोग भी करेगा। शादी विवाह होगा तो मुंह फुला करके, बेटे की शादी में भले ना जाए, बेटी की शादी में जाके वो सहयोग करने लगेगा। तो ये लोग की एक खास अपनी शैली है सामूहिकता की। जबकि शहरों में आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो अमीर लोगों द्वारा चलाए जाते हैं और वहाँ पर सहन नहीं होता है। इसके अलावे बिना स्त्री की बात किए आप लोग को नहीं समझ सकते, बल्कि लोक में, शास्त्र में जो पंडित की भूमिका होती है, कई बार लोक में स्त्री उसको करती है। स्त्रियां जो गीत गाती हैं वही मंत्र बन जाते हैं, और प्रकृति भी स्त्री है। और लोक के ज़्यादातर पक्षों में स्त्री की भूमिका होती है। स्त्री का शोषण भी होता है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक इसी तरह संगीत का जो तत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोक साहित्य पर जब आप बात करने जाते हैं, मैं एक दो उदाहरण दे करके बात जो ख़त्म करने की बात कर रहा था, क्योंकि अगर मैं ये बताने चलूँगा लोक साहित्य कितने प्रकार का है, लोकगीत क्या है, लोक गाथा क्या है, लोक कथा क्या है, लोक गाथा और लोक कथा में भी बहुत फ़र्क होता है। फिर जो लोकगीत है उसमें कितने प्रकार हैं, संस्कार गीत की अलग कोटि है, ऋतु गीत अलग प्रकार के हैं, श्रम गीत अलग हैं, भक्ति गीतों का अलग प्रकार है, और फिर संस्कार गीतों के भी 50 प्रकार आपको मिल जाएंगे, कजरी और वगैरह वगैरह। मैं जो बात कर रहा था कि श्रम गीत कैसे काम करते हैं, एक गीत सुना रहा हूँ आप लोगों को। अपना सजनिया के जन बिसरई है, कबो कबो सपना में आके जगई है। इसको शारदा सिन्हा ने बहुत अच्छा गाया है। उसमें आगे कवि कहता है कि अपना सजनिया के जन बिसरई है, कबो कबो सपना में आके जगई है। और जब आई है तो क्या बोल रहा है कि अपनी प्रेमी को, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कि अपनी प्रेमिका को भूल मत जाना और कभी कभी सपने में आकर के मुझे जगा देना। और जब आना तो क्या करना कि धनवा के बिया साथे ले आई है, कारी बदरिया जब झूम के बरसी तो हम डालब बिया तू हरवा चलई है। कि जब तुम आना परदेश से
तो अपने साथ धान का बीज लेते आना, और जब काले बादल झूम के बरसेंगे, जब खेत तैयार हो जाएगा तो मैं बीज डालूंगी और तुम हल चलाना। और इसको गीत गा गा करके एंजॉय कर रहे हैं। अब इसको आप श्रम का गीत कहिए, प्रेम का गीत कहिए। बीज डालना कई रूपों में होता है। कई बार प्रियतम विदेश से घर आता लौटता है परदेश से, तो नए संतान की उत्पत्ति होती है, उस रूप में भी इसको आप जोड़ सकते हैं। लोक की एक खासियत यह भी होती है कि वो बड़ी से बड़ी बात को, रहस्य और दर्शन से भरी बात को भी बहुत सहजता से कहा जाता है। इतनी सहजता से कि कई बार आपको एहसास नहीं होता कि इसमें दार्शनिक बात कहाँ से आ गई। जैसे मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ जो कि बाल गीत है। दादी और नानी बच्चे को खिलाते समय, बच्चे को झूला झुलाते समय इस गीत को गाती हैं। घुघुआ मन्ना बाजे धन्ना, यही पड़े आवे बचवा के मम्मा। वो पैरों पर अपने बिठा लेती है दादी नानी छोटे बच्चे को, और उसको ऐसे ऐसे झुलाती जाती है और गाती जाती है। और गाने के क्रम में आखिरी बात ये कहती है, घुघुआ मन्ना बाजे घन्ना धन्ना, यही पड़े आवे बच्चा के मम्मा। नई भीति उठेला पुरानी भीति गिरेला। नई दीवार उठ रही है और पुरानी दीवार गिर रही है। जीवन का एक इतना बड़ा सच जिसमें एक पीढ़ी जाने की ओर अग्रसर है, दूसरी पीढ़ी उसका स्थान लेने आ रही है, और इस सच को छोटे बच्चे को पैरों पे झुलाते हुए एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सौंप रही है। तो एक पूरा का पूरा जीवन दर्शन बहुत ही सहज शब्दों में लोग समाहित कर लेता है। दोस्तों, शास्त्र और लोक दोनों में आवाजाही लगी रहती है। मेरी निजी राय है कि लोक प्रकृति के ज़्यादा करीब है, श्रम के ज़्यादा करीब है। इसलिए सभ्यता विकास अपनी जगह, लेकिन लोक के बहुत सारे ऐसे पक्ष आज भी हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। और लोक भाषाएं जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, वो इस थाती को संजोने में, इस समृद्ध संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में हमारी बहुत बड़ी मददगार हो सकती है। हमें ये ध्यान रखना है कि न हमें शास्त्र से आक्रांत होना है, न लोक से आक्रांत होना है। दोनों की अपनी सीमाएं हैं, दोनों की अपनी खूबियां हैं। लोक में सब कुछ अच्छा ही नहीं है। लोक एक तरह से कई बार स्त्री विरोधी हो जाता है, जातिवादी हो जाता है, तमाम तरह की रूढ़ियां उसके भीतर होती हैं। किंतु एक सरलता भी है, और एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति शायद ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है तुलनात्मक उस व्यक्ति के जो कि बहुत सहज ढंग से जीवन यापन कर रहा है। तो जीवन के उन अनुभवों को, हजारों साल की समृद्ध परंपरा को जानने पहचानने का लोक हमारे लिए एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। एक साथी ने पूछा था कि शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के फर्क को हम कैसे देखेंगे। इसको मैंने पहले भी थोड़ी चर्चा की, संक्षेप में यही बता दूं, बहुत आत्यंतिक रूप से नहीं, मोटे मोटे तौर पर, कि ज़्यादातर जो शास्त्र होता है वो वैयक्तिक होता है, उसमें लेखक का नाम स्पष्ट होता है, उसका सत्ता से अथवा शासन से एक रिश्ता जुड़ता है, एक संबंध बनता है। हो सकता है तत्कालीन समय में ना हो तो बाद में बन गया हो, जैसे कई सारे भक्त कवियों का भी बाद में एक संबंध बनता है, चाहे वो धर्म की सत्ता से ही बन रहा हो। सत्ता सिर्फ राजनीतिक सत्ता ही नहीं होती, अनेक प्रकार की सत्ताएं हो सकती हैं। तो वैयक्तिक होगा, सत्ता से एक रिश्ता बनेगा, उसमें एक रूपता होगी। शास्त्र अक्सर शब्दों की भाषा से लेकर के शैली तक के स्तर पर एक खास तरह की रीति को, एक रूपता को महत्व देता है, परिमार्जित होता है, और चूंकि एक उच्च वर्ग से उसका संबंध बनता जाता है, इसलिए उसमें थोड़ी सी जटिलता भी होती है। हालांकि श्रेष्ठ साहित्य बहुत जटिलता उसके लिए कमी मानी जाएगी, लेकिन आम जनजीवन की दृष्टि से देखें तो उसमें आप कह सकते हैं जटिलता होती है। दूसरी ओर जो लोक साहित्य है, पहली बात तो यही कि वह सामूहिक होगा, व्यक्ति केंद्रित नहीं होगा, बहुरूपी होगा, एक ही शब्द के अनेक रूप होंगे।
जैसे वो कृष्ण कह के केवल काम नहीं चलेगा, वो कान्हा कह देगा, कन्हई कह देगा, किशुन कह देगा, कन्हैया कह देगा। तो शब्द में भी बहुरूपता होगी और उसके तमाम तरह की प्रस्तुतियों में भी बहुरूपता होगी। भाषा बदलते ही एक ही कहानी अनेक रूपों में प्राप्त हो जाएगी। थोड़ी विशृंखलता भी होगी। लोक साहित्य बहुत सीधा सीधा एकदम बद्ध नहीं होगा, उसके थोड़ा खुलापन होगा, एक कच्चापन होगा, अपरिमार्जित होगा, लेकिन सहज होगा। उसमें एक लोच होगी, उसको हर व्यक्ति अपने ढंग से गा लेगा, अपने ढंग से सुना लेगा। तो ये लोक की विशेषता है, इसीलिए प्रत्येक एक ही गीत को सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों ढंग से गा लेती हैं। एक ही कथा अवधी में भी मिलेगी, भोजपुरी में भी मिलेगी, मैथिली में भी मिलेगी, ब्रज में भी मिलेगी। थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क होगा, थोड़ी थोड़ी बातें अलग होंगी। जैसे अभी घुघुआ मन्ना को ही आप अनेक रूपों में पालेंगे। मैंने उसको संक्षेप रूप में किया था, कान छिदवाने और उस सब की बात नहीं की थी। तो लोक की ये विशेषता है। और ये मेरा मानना है कि आने वाले समय में लोक साहित्य ठीक वैसे ही एक जीवन दर्शन है, जैसे आदिवासी जीवन दर्शन है। आदिवासी और लोक में भी एक रिश्ता बनता है। अब वो एक विस्तृत चर्चा की मांग इस करता है ये विषय। लेकिन हम इतना जरूर ध्यान रखें कि हिंदी की जितनी उपभाषाएं हैं वे सभी समृद्ध हैं और उनकी समृद्धि धीरे धीरे छीज रही है, नष्ट होती जा रही है। बहुत सारी ऐसी शब्दावली, ऐसी ज्ञान परंपराएं अब एक आध पीढ़ी बची हैं। आज के 50 साल बाद, 40 साल बाद शायद उनको जानने वाला कोई नहीं होगा। तो उनको संजोने के संस्थागत प्रयास भी हों, लेकिन हमारे विद्यार्थी भी प्रयास करें, शोधार्थी प्रयास करें और धीरे धीरे एक परंपरा विकसित हो कि हमारे भीतर एक लोक को लेकर जो हीन भावना है और शास्त्र को लेकर जो श्रेष्ठता की भावना है, उन दोनों के बीच एक पुल बने, एक सामंजस्य बने। जैसे लोक और शास्त्र के बीच आवाजाही है, वैसे ही शोधार्थी और विद्यार्थी और हम सब लोग भी उस आवाजाही से जुड़े। आप सभी लोगों ने बहुत व्यवधान के बावजूद, आज गांधीनगर में आंधी तूफान जैसी स्थिति थी, बारिश भी हो रही थी, तो नेटवर्क की समस्या रही। इसके बावजूद आप लोगों ने जितने धैर्य से हमें सुना, आप सबका हार्दिक आभार। शोध संवाद का आभार। और आप सभी साथी जो शोध संवाद से जुड़े हैं और इतने अच्छे कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार।